अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, इसका लेक्चर नंबर 2। और आज हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, एक प्रिपरेशन ऑफ एस्टर और दूसरे नंबर पे प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। इन दो चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एस्टर। अब एस्टर के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी हुई है कि एस्टर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और ये किन किन चीजों के रिएक्शन से मिलके बनते हैं। अब दो चीजें इनकी फॉर्मेशन के लिए जो जनरली यूज की जाती हैं, एक एसिड या उसके डेरिवेटिव को हम यूज करते हैं। एक ये चीज होगी एसिड या उसके डेरिवेटिव और दूसरे नंबर पे अल्कोहल। तो मतलब ये हुआ कि अल्कोहल और एसिड या उसके डेरिवेटिव का जब आप रिएक्शन करते हो तो जो मेन प्रोडक्ट होता है एक वो हमारे पास एस्टर होता है और साथ बाय प्रोडक्ट नॉर्मली वाटर या कोई HCl या इस तरह का कोई स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो क्या डेफिनेशन इसकी लिखी है? एन एस्टर इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड और इट्स डेरिवेटिव विद अल्कोहल। अल्कोहल और साथ एसिड और उसके डेरिवेटिव के आपस में अगर हम रिएक्शन करें तो रिजल्ट में हमारे पास एस्टर की फॉर्मेशन होती है। अब एस्टर का जो जनरल फॉर्मूला है वो RCOOR है, जिसमें ये दो R आपको गिवन है, ये कार्बन की चेन्स है और R प्राइम का मतलब ये है कि यहाँ आप दोनों कार्बन की चेन सेम भी लगा सकते हो, डिफरेंट भी लगा सकते हो। मतलब एक कार्बन की चेन इधर भी, एक कार्बन की चेन इधर दो है तो इधर भी दो लगा सकते हो। ये हमारी मर्जी है कि हम कितने कार्बन लगाना चाह रहे हैं। अब इसको ओपन यू भी लिखा जा सकता है, ये R सेम एज इट कार्बन और ऑक्सीजन, ये वाला CO, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये O और R, ये वाला R प्राइम भी ऊपर आपको नजर आ रहा है। तो ये जनरल फॉर्मूला है एस्टर का। अब एस्टर को डेली लाइफ में हम कहां का यूज कर सकते हैं? ये यूजेस ऑफ एस्टर यहाँ 4 पॉइंट्स के अंदर लिखे हुए हैं। सबसे पहले कि एस्टर को फ्रेगनेंस में यूज किया जाता है, परफ्यूम्स के अंदर, या मतलब आप कह सकते हैं इनकी फॉर्मेशन या सिंथेसिस में यूज किया जाता है। फिर फ्लेवरिंग एजेंट्स के तौर पे ये काम कर रहे होते हैं एस्टर्स। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मतलब मेडिसिन वगैरह में ये यूज होते हैं एस्टर्स। फिर एज अ सॉल्वेंट के तौर पे, जैसे कि हमने इसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 में देखा कि जो अल्कोहल्स हैं वो एज अ सॉल्वेंट के तौर पे काम करते हैं, तो सेम ऐसे ही एस्टर भी एज अ सॉल्वेंट के तौर पे काम करते हैं। अब अभी जैसे कि हमने देखा कि जो एसिड या उसके डेरिवेटिव्स हैं उनको हम यूज करके साथ अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं तो रिजल्ट में एस्टर बनते हैं। तो यहाँ प्रिपरेशन ऑफ एस्टर बताई गई है यूजिंग एसाइल क्लोराइड। अब एसाइल क्लोराइड आपको पता है जनरल फॉर्मूला इनका क्या होता है कि R फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां हमारे पास क्लोराइड है तो आप Cl लिख सकते हो। तो ये जनरल फॉर्मूला है एसाइल क्लोराइड, जो कि डेरिवेटिव है बेसिकली किसका? एसिड का। तो एसिड के डेरिवेटिव को यूज करके आप एस्टर की फॉर्मेशन कर सकते हो। अब इसके रिएक्शन की तरफ अगर आप लोग आ जाओ तो ये थोड़ा आसान इसलिए हो जाएगा कि रिएक्शन में जो चीजें हो रही हैं वो यहाँ फर्दर है, इसी की एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है। जब आप इसको रिएक्शन समझ आएगा तो ये चीजें आसानी के साथ समझ आ जाएंगी। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है एसाइल क्लोराइड की। अब इस एसाइल क्लोराइड का नाम एथेनॉइल क्लोराइड है। ये आपने चैप्टर नंबर 15 फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा हुआ है कि इनका नाम कैसे लिखा जाता है। तो जैसे इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए ईथेन, ईथेन का सिर्फ आप ना ई हटा के उसकी जगह OYL लगा दो तो इसका नाम क्या बनेगा? एथेनॉइल क्लोराइड। क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। तो एथेनॉइल क्लोराइड इज अ एग्जांपल ऑफ एसाइल क्लोराइड, जो कि डेरिवेटिव है इस एसिड का। इसको हमने यूज किया, साथ अल्कोहल हमने एथेनॉल यूज किया। अब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो रिजल्ट में एस्टर की फॉर्मेशन होगी, पर एस्टर की फॉर्मेशन इस तरह से होगी कि जो एथेनॉइल क्लोराइड है वहां से Cl और जो अल्कोहल है वहां से H, ये H और ये Cl जो रेड कलर में लिखे हुए हैं ये HCl की फॉर्मेशन करेंगे। अब अगर आप देखो तो ये वाला पोर्शन हमारे पास बचा एथेनॉइल क्लोराइड का, और ये वाला पोर्शन जो ब्लू में लिखा हुआ है ये हमारे पास एथेनॉल का पोर्शन बचा। अब आपने क्या करना है, इस क्लोरीन की जगह ये सारा पोर्शन उठा के इस कार्बन के साथ अटैच कर देना। देखो ये क्लोरीन है, इसको हम जब हटाएंगे तो इस क्लोरीन की जगह ये सारा पोर्शन इस क्लोरीन की जगह आएगा तो ये हमारे पास क्या बनेगा? ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? इथाइल। ये जो है ना ये वाला 2 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन वाले अल्काइल रेडिकल को आप इथाइल बोलते हो, इथाइल। और इसमें 2 कार्बन है तो इथेन, इथेन का आप ई हटाओ उसकी जगह O8 लगा दो। इस कंपाउंड जो कि एक एस्टर है एथाइल एथेनोएट, ये आपके पास क्या है? एक एस्टर की एग्जांपल है, ईस्टर या एस्टर।
तो ये ईस्टर, ये इसका जनरल फार्मूला भी लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास ईस्टर की फॉर्मेशन होगी और साथ HCl, और जो एथेनॉल है या अल्कोहल है वहां से क्या आता है H, और जो बाकी पोर्शन है जैसे कि क्लोरीन है वो एथेनॉल क्लोराइड से आएगा और HCl की फॉर्मेशन होगी। अब ये फर्दर लिखा हुआ कि एस्टर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग एन एसाइल क्लोराइड, ये एसाइल क्लोराइड विद एन अल्कोहल, अल्कोहल का एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके, आपको पता है ये एसाइल क्लोराइड की एग्जांपल है, अभी हमने देखा जनरल फार्मूला भी। तो एसाइल क्लोराइड और अल्कोहल को यूज करके हमने एस्टर की फॉर्मेशन कर ली। अब इस रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है कि ये रिएक्शन बड़ा फास्ट होता है, बड़ी तेजी के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि जो क्लोरीन है वो इजिली लिविंग ग्रुप के तौर पे लीव भी करता है। और यहाँ आपको पता है कि यहाँ ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स भी होते हैं, तो ये क्लोरीन यहां से लीव कर जाता है इस, और आसानी के साथ लीव करते हैं, इसलिए रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। और ये सेकंड नंबर पे कि ये एक्सोथर्मिक भी होता है, और साथ साथ HCl गैस की फॉर्म में रिलीज होता है, और ये जो रिएक्शन है ये रूम टेम्परेचर में भी पॉसिबल। अब ये चारों बातें यहां लिखी हुई। रिएक्शन इज वेरी फास्ट, बड़ी तेजी के साथ रिएक्शन होगा। रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी। फिर हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस रिलीज, ये HCl गैस की फॉर्म में रिलीज होगा, अकर्स इवन एट रूम टेम्परेचर, और ये रिएक्शन फास्ट है और इवन रूम टेम्परेचर के ऊपर भी इजिली ये खुद ब खुद प्रोसीड हो सकता है। तो ये हमारे पास एस्टर की फॉर्मेशन फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है वो फर्दर हम डिस्कस करते हैं, तो ये थ्योरी में लिखा हुआ है, बट हम इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर को रिलेट करके भी इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, अब इसको ना यहाँ इस रिएक्शन के साथ हम रिलेट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन एटम ऑफ एन अल्कोहल हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये एथेनॉल है, अल्कोहल है, इसके ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, एक नहीं दो लोन पेयर है। पहली बात तो ये होगी कि ऑक्सीजन एटम ऑफ अल्कोहल हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करता है, इट अटैक्स द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ एन एसाइल क्लोराइड। अब ये एसाइल क्लोराइड है, अब आपने ये चीज पढ़ी हुई है कि ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, इट्स मीन कि ये जो कार्बन है ये कैसी है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। तो ये कार्बोनाइल कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। अब ये बेसिकली क्या करता है, ये लोन पेयर अपना ऑक्सीजन इस कार्बोनाइल कार्बन को डोनेट करता है। ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस कार्बोनाइल कार्बन को डोनेट करता है, तो ऑक्सीजन और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, और ये जो पाई बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन कहा जाते हैं ऑक्सीजन के। अब इन दोनों के रिएक्शन से हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनता है, वो मैं यहां ड्रा कर देता हूं। जैसे ये वाला ना, इसी को उठा के ना मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, आप बिल्कुल ऐसे समझे जैसे मैंने कॉपी पेस्ट किया। ये वाला पोर्शन में लिखने लगा हूं, ये CH3, ये वाला अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगी। ये CH3, ये कार्बन, देखो ये CH3, ये वाला, ये कार्बन, ये वाला, और इसके साथ क्या है, Cl भी अटैच है। मैंने और कोई चेंज नहीं किया, इसको कॉपी पेस्ट किया, सिर्फ ये चेंज करूंगा कि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन एक ऊपर चले जाएंगे, और ऑक्सीजन के दरमियान और कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे चले गए, और इस कार्बन के साथ नीचे कौन अटैच हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, बेसिकली ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, और यहां ये H और ये वाला पोर्शन एज इट CH2 CH3। अब ये हमारे पास जो एक कंपाउंड है इसमें ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, इसको यहां क्या बोला गया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट इज फॉर्म। तो जब इस अल्कोहल का ऑक्सीजन के बाद जो लोन पेयर है वो इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेंगे, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, इस पे जब अटैक करेगा तो ये वाला पोर्शन इसके साथ अटैच होगा, और आपके पास ये एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसको आप टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कह रहे हो, क्योंकि यहां जो कार्बन है उसने 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए हुए, इसलिए ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन रहा है। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, ये जो क्लोरीन है ना, ये वाला, ये यहां से लीव करता है, क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आइन इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, तो इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस भेज देता है।
तो इस ये रिजल्ट में क्या बनेगा अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको मैं चलो यहां लिख देता हूं कि ये कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान दोबारा से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ये मिथाइल ग्रुप एज इट CH3, ये क्लोरीन तो रिमूव हो गया, अब पीछे क्या रह जाएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला। अब यहां से जब ये वाला पोर्शन आप यहां लिख सकते हो ऑक्सीजन, ठीक है, और इस प्रोटॉन को भी ना, फिर जब क्लोरीन रिमूव होता है तो ये प्रोटॉन भी फर्दर रिमूव हो जाता है, ठीक है, यहां से प्रोटॉन रिमूव होता है और प्रोटॉन जो ये इसके इलेक्ट्रॉन है ये अपने यहां इस ऑक्सीजन के पास छोड़ के चला जाता है। अब देखो मैंने बिल्कुल सेम लिखा, CH3 एज इट, ये कार्बन ये वाला, ये ऑक्सीजन बिल्कुल ये वाला, और इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो वापस यहाँ पे आ गया। पहले देखो ना, यहाँ जो पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे चले गए, अब ऑक्सीजन ने वापस वो डबल बॉन्ड उसको वापस कर दिया और ये क्लोरीन लीव करके चला गया। अब ये जो पोर्शन है इसको मैं यहाँ लिख रहा हूं, देखो ना, ये ऑक्सीजन ये वाला, इसके साथ क्या है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, दो कार्बन है, इसको मैं यूं लिख सकता हूं C2, और ये 2 हाइड्रोजन और 3 ये हाइड्रोजन, ये टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 5। तो ये वाला सेम कंपाउंड आपके पास ये बन गया अगर आप ध्यान से देखो, और यहां से H इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन लीव हुआ और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके HCl की फॉर्मेशन भी कर लेंगे। तो बेसिकली ये चीजें जो यहां मैंने बताई हैं वो यहां एक्सप्लेन की हुई है। देखो, क्लोराइड आयन Cl लीव एज अ गुड लिविंग ग्रुप, मैंने यहां बताया था, ये रेड एरो से भी शो किया है। क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन इस जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है उसको लेफ्ट करके चला जाएगा। फिर क्या होगा, उसके बाद 5वें नंबर पे क्या लिखा हुआ है कि ये जो H है ये इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन लीव करेगा, जिसके रिजल्ट में एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये लीव क्यों करता है, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर वापस करने के लिए। तो ये जो 5 स्टेप में लिखा हुआ है ये इसका मैकेनिज्म कि बेसिकली ये रिएक्शन होता कैसे। तो ये हमारे पास था एस्टर, प्रिपरेशन ऑफ एस्टर, उसके बारे में, ये एस्टर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी। फिर जो सेकंड है हमारे पास टॉपिक वो प्रिपरेशन ऑफ फिनोल है। तो फिनोल आपको पता है, फिनोल का जर्नल फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जर्नली इसको यूं लिखा जाता है, ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के किसी भी कार्बन पे आप OH लगा देते, ये हमारे पास फिनोल है। तो फिनोल की फॉर्मेशन कैसे होती है, सबसे पहले जो स्टेप नंबर 1 है हमारे पास फिनोल की फॉर्मेशन में, वो आपके पास डायएजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन। अब वो कैसे होती है, इसके लिए हम एनालीन यूज करते हैं, ये हमारे पास एनालीन है, एनालीन, और उसका रिएक्शन नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक नहीं, HNO3 नहीं है, ये HNO2 है, ये नाइट्रस एसिड है, नाइट्रिक एसिड नहीं है। नाइट्रिक एसिड कब होता है, जब HNO3 होता, ये HNO2 है। तो ये नाइट्रस एसिड जब एनालीन के साथ रिएक्ट करता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और इसमें टेम्परेचर हम नॉर्मली 10 डिग्री सेल्सियस से कम रखते हैं, और नॉर्मली टेम्परेचर 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन किया जाता है। इन कंडीशन के अंदर ये तीनों चीजें आपस में रिएक्ट करके डायएजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करते हैं। अब इसमें याद रखने के लिए आप इसको यूं याद रख सकते हैं, ये बेंजीन रिंग एज इट, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, ये आपके पास N2 हो गए, ये वाले N2, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए, 3 और 1 ये 4, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसने अपना लोन पे यूज करके 4th बॉन्ड की फॉर्मेशन की है। ये N, जब इस N2 पे प्लस चार्ज आएगा तो यहां से क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन वो आएगा और इसके साथ जुड़ेगा, और जो नेट चार्ज है वो क्या हो जाएगा, 0। अब इस चीज को आप यूं भी लिख सकते हो, ये जो आपके पास डायएजोनियम क्लोराइड है ना, आप इसको यूं भी लिख सकते हो, चलो मैं यहां लिख देता हूं आगे, आप इसको यूं भी लिख सकते हो, ये बेंजीन रिंग बना के, और इधर ये N, इसको आप N2 लिख सकते हो, N2, और इस पे प्लस चार्ज है, और साथ क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन, तो प्लस और माइनस नेट चार्ज इस पे क्या हो जाएगा, 0। अब यूं भी इसको लिख सकते हो। तो ये हमारे पास क्या है, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। अब आप देखो यहां ये नाइट्रोजन मैं अंडरलाइन भी कर देता हूं, ये नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन N2 हो गया, और साथ हमारे पास यहां से ये क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड है, ये इन्होंने डायएजोनियम साल्ट बना दिया। अब ये H2 ये लिख दिया, फिर ये H और ये H2, 2 दफा H2 और 2 ऑक्सीजन, ये वाटर की फॉर्मेशन होगी।
तो अब यही बताया गया है सबसे पहले कि एनालीन, ये वाला एनालीन है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर NH2 ग्रुप अटैच हो तो इसको, इस कंपाउंड को आप एनालीन बोलते हो। और इसका रिएक्शन नाइट्रस एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और इसमें टेम्परेचर कितना रखना है, लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 10 से ज्यादा करोगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। इसलिए जो बेहतर कंडीशन है वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, जो कि यहां मेंशन किया हुआ है। और इसके रिजल्ट में बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई, साथ वाटर के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई। अब वो कहता है कि अगर आप टेम्परेचर लो रखोगे, मतलब 0 से 5 तक रखोगे, इससे ऊपर नहीं होने दोगे, तो ये इस डायज़ोनियम साल्ट की जो डिकम्पोजिशन है, ये ब्रेक डाउन है, उसको प्रिवेंट करता है, जो कि मैंने बताया। मतलब ये कि अगर टेम्परेचर आप ज्यादा करोगे, जो कि 0 से 5 तक तो काफी सेफ है, इसके बाद थोड़ा सा ये इसके लिए आप कह सकते हो अनफेवरेबल हो जाएगा। और इससे ज्यादा टेम्परेचर पे 10 से, नॉर्मली 10 से ज्यादा टेम्परेचर पे ये डिग्रेड हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसलिए टेम्परेचर 5 से हम कम रखते हैं। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसी जो डायज़ोनियम, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है, इसके हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, और जिसके रिजल्ट में हमारे पास अल्कोहल, फिनोल की फॉर्मेशन होती है। ये हमारे पास डायज़ोनियम साल्ट, यही वाला सेम यही चीज, देखो मैंने यहां भी लिख दिया, साथ वाटर, लेकिन यहाँ HCl अब मौजूद नहीं है। और दूसरे नंबर पे यहाँ टेम्परेचर हमने 0 से 5 तक मेंटेन रखा हुआ था, यहाँ हम क्या करते हैं, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल होता है, और साथ वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करके, और बेसिकली आप इसको यूं अंडरस्टैंड कर सकते हो, यहां से OH इस N2Cl2 की जगह अटैच हो जाते हैं, N2 नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में चला जाता है, यहां से एक H और यहां से Cl, ये हमारे पास HCl की फॉर्मेशन हो जाती है। अब एक और चीज कि यहां बुक में 2 लिखा हुआ है, इधर भी 2 लिखा हुआ है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, N2 नाइट्रोजन गैस, उसके बाद यहां से OH, ये फिनोल की फॉर्मेशन होगी, और साथ यहां से H और यहां से Cl, ये HCl की फॉर्मेशन होगी। तो ये हमारे पास क्या बन गया, फिनोल। तो क्या लिखा हुआ है, व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड अबव 10 डिग्री सेल्सियस, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, इसकी बात हो रही है, अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, उसमें वाटर आप ऐड कर सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन पॉसिबल है। और टेम्परेचर आपने 10 से ज्यादा रखना है, तो ये सही तरीके से परफॉर्म होगा, साथ नाइट्रोजन और HCl की फॉर्मेशन होगी। जो N2 नाइट्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है, ये रिएक्शन को क्या बनाती है, नाइट्रोजन गैस एवेल्युएशन मेक द रिएक्शन इरिवर्सिबल, ये रिएक्शन को इरिवर्सिबल बनाती है, नाइट्रोजन गैस की फॉर्मेशन, क्योंकि ये वापस जो है ये इस फॉर्म में जो डायज़ोनियम क्लोराइड है या डायज़ोनियम साल्ट की फॉर्मेशन में वापस अरेंजमेंट नहीं कर सकता इन कंडीशन की प्रेजेंस में। तो इस तरह से जो फिनोल है फ्रॉम एनालीन, उसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है, और वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, और सेकंड स्टेप में हमने हाइड्रोलाइसिस ऑफ डायज़ोनियम साल्ट की फॉर्मेशन की। और इसमें जो मेन बात याद रखने वाली है कि जब आप एनालीन को डायज़ोनियम क्लोराइड या साल्ट के अंदर चेंज करते हो, तो टेम्परेचर शुड बी लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस, और जो बेस्ट कंडीशन है वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे, डायज़ोनियम क्लोराइड को फिनोल में चेंज करोगे, तो फिनोल के अंदर चेंज करते हुए आपने टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रखना है। जब ज्यादा रखेंगे ये थोड़ा सा अनस्टेबल होगा, इजिली वाटर की एडिशन होगी, और जो डायज़ोनियम साल्ट है वो फिनोल के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये 2 हमारे यहाँ पे टॉपिक थे, और इसमें बस आपने स्पेशली रिएक्शंस के ऊपर फोकस करना है। और जो प्रिपरेशन ऑफ फिनोल है, ये अक्सर बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है।